हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग एसी मशीन में आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट यूनिट थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखे हैं। अब आपका अगला पड़ाव नेक्स्ट मशीन पे है। आपको मालूम है सब्जेक्ट आपका एसी मशीन चल रहा है। ये रहा आपका एक मशीन का रोटेटिंग पार्ट, एक मशीन का फिगर है जो आप इसको देख रहे हैं। और ये एक दूसरा ये रहा। इन दोनों में आप देख रहे हो मशीन में कुछ मूविंग हो रहा है ना। कुछ डॉट नज़र आ रहे होंगे, है ना। कुछ कलर नज़र आ रहे होंगे। क्लियर। मोशन पार्ट वाले जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, वो है क्या। उसके बाद देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में कि अलग अलग कलर में कुछ ग्राफ आ रहे हैं। ये है क्या, ये हुआ क्या। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और समझना है। ये दोनों मशीन देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि हम पहले कुछ चर्चा कर चुके हैं कि आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है, तो आपका माइंड में आ गया होगा कि अब हमें नेक्स्ट पड़ाव पे हम लोग हैं। तो ये जो दोनों फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये है थ्री फेज अल्टरनेटर, दैट मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर। और ये जो पढ़ना है आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड, थ्री फेज अल्टरनेटर। क्लियरली। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था। अब जो हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कुछ डीसी मशीन का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, माइंड में रखेंगे आप लोग, ठीक है। और उससे भी रिलेटेड है क्योंकि एसी मशीन का ये पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीसी मशीन है, ठीक है। एसी मशीन का ये ही पार्ट है। और इसमें जैसा कि हम आपको बताए थे, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। और जिसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं यूनिट फर्स्ट असिंक्रोनस। दोनों में डिफर क्या है हम कुछ ही देरों में पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर, है ना। एसी जनरेटर। आप डीसी जनरेटर भी पढ़े हैं फोर्थ सेम में, और जिसको आप लोग डिवाइड किए थे, है ना, सेपरेटली एक्साइटेड, सिंगल एक्साइटेड, अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं एसी जनरेटर। ये दो भाग में डिवाइड होगा। फर्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर, इसका दूसरा नाम अल्टरनेटर। सेकंड असिंक्रोनस जनरेटर, और इसका दूसरा नाम और इंडक्शन जनरेटर। क्लियर। बात समझ में आ रही है आपको। सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या है आपको बताए थे। जैसा ही आप सप्लाई दोगे, है ना, थ्री फेज बाइंडिंग होगा, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन एस स्पीड से रोटेट करता है ना। जो स्पीड की वैल्यू होती है 120 F/P होती है, ठीक है। और आपका रोटर भी रोटेट करता है ना, इंडक्शन प्रोसेस से। तो रोटर जब रोटेट करता है तो वो या तो एन एस से ज़्यादा या तो एन एस से कम स्पीड से रोटेट कर रहा था, जो कि इंडक्शन मशीन में हम लोग देख चुके। बट यहाँ पे क्या होगा, रोटर का जो स्पीड होगा वो एन एस ही होगा, दोनों एक साथ हो जाएगा, है ना। फील्ड का जो स्पीड था आपका, जिसको हम लोग बोल रहे थे एन एस, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, उसी स्पीड पर आपका मोटर चलने वाला, उसी स्पीड पर मशीन चलने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में, दैट मीन्स अल्टरनेटर, अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस, ठीक है। तो देखते हैं सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं किसको। सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज रोटेट विथ सिंक्रोनस स्पीड, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल था। और रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, F2 इज इक्वल टू एस इंटू एफ। ठीक है, रोटर का फ्रीक्वेंसी स्लिप से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसको, मेन फ्रीक्वेंसी को, नहीं।
बट यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स रोटेटिंग पार्ट पर जो फ्रीक्वेंसी होगा, स्टैटिक पार्ट पर जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा है, आप लोग नोट करते चलेंगे। सेकंड पॉइंट, दिस जनरेटर इज यूज्ड इन ऑल कन्वेंशनल एनर्जी पावर स्टेशन। इस जनरेटर को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, दिस जनरेटर इज यूज्ड इन ऑल कन्वेंशनल एनर्जी पावर स्टेशन। जितना भी कन्वेंशनल एनर्जी पावर स्टेशन है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एकदम आने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल में क्या, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड गैस पावर प्लांट। यानी थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बिजली बनती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनती है, और हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ पानी से बनती है। यानी कि आपका जो पावर सिस्टम में, फोर्थ सेमेस्टर में जनरेशन पढ़े हैं, तो जनरेशन में आप लोग देखे होंगे कि कितना प्रकार से हम लोग जनरेट करते हैं बिजली को, है। तो वो जितना भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है सारे क्या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को यूज करते हैं। दैट मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब अल्टरनेटर। देखो नेमिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूजन इतना होता है कि कुछ उसको समझ में ही नहीं आता कि सिंक्रोनस जनरेटर कौन है, अल्टरनेटर कौन है ना। असिंक्रोनस क्या, बहुत कन्फ्यूजन होता है, पढ़ के बाहर भी निकल जाते हैं, पास आउट कर जाते हैं, उनको डिग्री भी मिल जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। बात समझ में आ रही है। बट ये छोटा छोटा जो नॉलेज है वो भी नहीं हो पाता है। बहुत सा ऐसा होता है कि क्वेश्चन रट्टा मार के गया और हु बहू आ गया, बट आपके टाइम में वो होने वाला नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, सीनियर होंगे, जो पास आउट हो गए होंगे, बट उनसे पूछिएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो हम इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सारे डिटेल स्टार्टिंग में ही आपको बता देते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, सेमेस्टर में भी और कंपटीशन में भी। जब उनसे कंपटीशन वाला स्टूडेंट होता है तो उनसे तो बहुत सारा सवाल करते हैं, जब पूछते हैं तो पता चलता है ये सब नहीं जान रहा है। अरे भैया तो सेमेस्टर में ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। जो सेमेस्टर में अच्छा से मेहनत कर देगा, कंपटीशन में उनका मेहनत 25% ही यूज होने वाला है। अदरवाइज 100% से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। क्लियर। इन सारे पॉइंट को नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, असिंक्रोनस जनरेटर। असिंक्रोनस जनरेटर किसको बोलेंगे भाई, दिस जनरेटर आर रोटेटिंग विथ अदर देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से अलग टाइप से रोटेट करे, है ना। दैट मीन्स इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग, इंडक्शन मशीन, है ना। देयर फॉर फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। क्लियर। दिस जनरेटर इज यूज्ड इन नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो आपको स्क्रीन पर आ चुका है, एक जस्ट पहले और एक अभी। ये क्या करेगा, नॉन एनर्जी कन्वेंशनल पावर स्टेशन में इसको यूज किया जाएगा। क्लियर। तो नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन कौन कौन है, तो विंड पावर स्टेशन जिसको बोलते हैं, टाइडल पावर स्टेशन बोलते हैं ना। विंड माइल मतलब कि हवा के थ्रू, है ना, पावर को जनरेट करना है। टाइडल मीन्स ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा के थ्रू आपका पावर को यूज करना है। क्लियर। तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के थ्रू मतलब हम ये बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उस स्टेशन को हम लोग नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ क्या यूज करते हैं, असिंक्रोनस करते हैं। क्लियर। असिंक्रोनस कहाँ करेंगे, कन्वेंशनल में। एकदम एक ये ऑब्जेक्टिव फिक्स है, अभी ही नहीं, अब जब कंपटीशन में जाओगे वहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए आगे चले। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर दैट मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लियर। चलिए, alternator is a machine which converts the mechanical energy into electrical energy at particular voltage with a fixed frequency, है ना। अल्टरनेटर क्या है, एक जनरेटर है ना, जो क्या करता है भाई, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, विथ पार्टिकुलर वोल्टेज और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर। नोट करिए पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसी। एसी में जो हम लोग बात करते हैं उसमें तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है। डीसी में हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का चर्चा ही नहीं करते हैं। बट एसी मशीन पढ़ेंगे भैया तो यहाँ पर तो हमें फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना ही होगा। क्लियर।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अचीव फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द मशीन मस्ट बी ऑलवेज driven only at one speed is called the synchronous speed. Therefore machine is called synchronous machine. सिंक्रोनस मशीन किसको बोलेंगे? तो क्या बोला है ना कि फ्रीक्वेंसी तो इसमें हम जान ही रहे हैं कि कांस्टेंट होने वाला है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अचीव फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करना है ना, द मशीन मस्ट बी ऑलवेज ड्रिवन ओनली एट वन स्पीड, एक ही स्पीड पर वो चलेगा। उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी उस स्पीड पे चल रहा है और मशीन भी उसी स्पीड पे चल रहा है, इसलिए इस मशीन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंक्रोनस मशीन बोलेंगे। क्लियर? नोट करिए पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, एन अल्टरनेटर हैज ए थ्री फेज वाइंडिंग ऑन द स्टेटर एंड डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ से निकलने वाला है। आपको क्या बोला गया? स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दोगे, क्या बोला? थ्री फेज बाइंडिंग होगा स्टेटर पे, है ना। सप्लाई की बात नहीं करें, बाइंडिंग की बात करें, है ना। सप्लाई क्या देगा? तो जनरेटर है, तो जनरेट करेगा और बाहर पावर देगा भाई, इसमें सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी देना, डैट मीन्स जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी दो, है ना। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल देने वाला है। तो स्टेटर में वाइंडिंग होगा, जैसा कि डीसी मशीन पढ़े होंगे, जनरेटर पढ़े होंगे, है ना। उसमें क्या करते हैं? उसको हम लोग रोटेट कराते थे, इसको भी रोटेट कराएंगे। कैसे रोटेट कराएंगे? तो एक्सटर्नल सोर्स से, ऐसे आप पढ़े होंगे पावर स्टेशन, थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो या हाइड्रो पावर हो, उसका काम क्या है? उसका मेनली काम है अल्टरनेटर को मूव करवाना। अल्टरनेटर के साथ क्या किया जाता है? अल्टरनेटर के शाफ्ट को, अल्टरनेटर दैट मींस सिंक्रोनस जनरेटर, इसके शाफ्ट में टरबाइन के शाफ्ट को कपलिंग किया जाता है और टरबाइन पे प्रेशर दिया जाता है, या तो वाटर का या तो स्टीम का। वाटर का दे दिया तो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और स्टीम का देना है तो स्टीम में दो तरह से हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कोयले से, एक न्यूक्लियर एनर्जी से। तो न्यूक्लियर से करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, कोयला से कर रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट हो गया। क्लियर? मेनली तो मेरा वही ऑपरेशन अल्टरनेटर को मूव करवाना है, वो मूव करवाओ चाहे जैसे आप करवाओ, आपके पास जो प्रोसेस है उसके थ्रू करवाओ। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि स्टेटर में जो वाइंडिंग होगा थ्री फेज, और रोटर में हम लोग वाइंडिंग करेंगे और उसमें डीसी सप्लाई देंगे। एकदम इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है? डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर, रोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो रोटर में होगा और उसमें हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। सारे पॉइंट को नोट करिए फटाफट। चलिए आगे, चलिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर, अब उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आएंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेटर, सेकंड रोटर। और रोटर भी दो भाग में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट सैलिएंट पोल रोटर, जिसको हम लोग प्रोजेक्टेड पोल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सैलिएंट पोल। और दूसरा क्या है? नॉन सैलिएंट, इसका और क्या नाम है? सिलेंड्रिकल रोटर। और इसका एक नाम है, क्या है? राउंड रोटर। क्लियर? तो ये तीनों नाम याद रखना है। सैलिएंट पोल रोटर, नॉन सैलिएंट पोल रोटर। नॉन सैलिएंट को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? राउंड रोटर बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बात करेंगे स्टेटर का। क्लियर? स्टेटर है क्या? इट इज इन हॉलो सिलेंड्रिकल स्फेयर, सॉरी स्फेयर नहीं, शेप, है ना। यानी गोला टाइप का नहीं बोलेंगे, ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, गोल नहीं होता है। आप जब उसको टॉप व्यू से देखेंगे, है ना, तो आपको सिलेंड्रिकल नजर आएगा, और फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आपको गोल टाइप का नजर, जिसको हम स्फेयर बोल दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। ये कैसा होता है भाई? इट इज ए हॉलो सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? अब रोटर को उसमें डालेंगे। द इनर पेरिफेरी इज स्लॉटेड एट ए एकोमोडेट आर्मेचर वाइंडिंग। इनर का जो स्लॉट होगा, इनर का जो स्लॉट होगा वो क्या होगा? उसमें स्लॉट रहेगा किस लिए? तो वाइंडिंग को रखने के लिए, जैसा कि आप इंडक्शन मशीन में भी देखे थे, यहाँ पर भी उसी टाइप का होगा। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, अंदर में भी क्या होता है? स्टेटर के अंदर में जो आर्मेचर है उसमें क्या करेंगे हम लोग? स्लॉट रखेंगे, और स्लॉट में क्या करेंगे भाई? वाइंडिंग रखेंगे। क्लियर? A stator is made by cold rolled non grain oriented silicon steel, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। स्टेटर किस चीज का बना होगा भाई, तो कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। यदि इतना बात मिला तो अच्छी बात है, कभी कभी सिर्फ क्या मिल जाएगा, तो सिलिकॉन स्टील मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ याद रखना है, लेकिन एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। क्लियर, पॉइंट को नोट किया जाए। हो गया। नेक्स्ट, स्टेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। आपको मालूम है लैमिनेशन की बात जहां पर भी आएगी वहां पर एडी करंट लॉस को कम करना है, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन करना होगा। लैमिनेशन है क्या, तो पतला पतला स्ट्रिप है, सबको एक साथ हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैगनिंग करते हैं, मतलब कि एकदम उसको टाइट से रखते हैं ना। सेकेंड पॉइंट, द स्टेटर मटेरियल हैज 3% सिलिकॉन। 3% क्या रखेंगे हम लोग, सिलिकॉन रखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस द एडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस, है ना। एडी करंट को लॉस, एडी करंट जो लॉस है उसको कम करना है ना। हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेटर का जो मटेरियल होगा उसमें हम लोग 3% क्या रखेंगे, सिलिकॉन रखेंगे। क्लियर, याद रखना है। अब आइए रोटर के पास, और रोटर में फर्स्ट देखेंगे हम लोग सलिएंट पोल रोटर, सलिएंट पोल। ठीक है, कौन सा पोल, सलिएंट पोल। चलिए अब ध्यान से देखना, ये रहा आपके पास फिगर, ये हो गया आपका स्टेटर, और ये हो गया आपका पोल। कौन सा पोल, सलिएंट पोल, मतलब रोटर वाला पार्ट, यही रोटेट करेगा, यही क्या करेगा, और रोटेट करेगा। याद रखना, पोल रोटेट करेगा। इसमें डीसी मशीन में पढ़े थे पोल स्थिर था और आर्मेचर रोटेट कर रहा था, आर्मेचर में बाइंडिंग था, यहाँ पर आर्मेचर स्थिर रहेगा एकदम डीसी मशीन से, इसीलिए कंपैरिजन करवा रहे हैं आपको। अब बोलेंगे डीसी मशीन का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। डीसी मशीन में क्या देखा, पोल आपका स्थिर था, स्टेशनरी पार्ट था, और रोटेट कौन कर रहा था, कंडक्टर। कंडक्टर कहाँ था, आर्मेचर में था, है ना। आर्मेचर में तो स्लॉट है, वो तो बाइंडिंग किया हुआ और उस तरह से उसको अरेंज किए थे ताकि वो रोटेट कर रहा था, आपका ईएमएफ निकल रहा था, डीसी जनरेट हो रहा था, रो कम्यूटेटर। बट इसमें क्या होगा, फील्ड, फील्ड को रोटेट कराना है ना, मैग्नेट जो रखा हुआ था वो रोटेट करेगा, पोल जिसको बोल रहा है, और वाइंडिंग जो है वो अस्थिर रहेगा। दैट मीन्स कंडक्टर इसमें रेस्ट में रहेगा, फील्ड रोटेट करेगा। जो फील्ड रोटेट कर रहा है उसमें अब हमको एक्सटर्नल डीसी सोर्स देना होता है। चलिए ध्यान से देखना, आपको मालूम है एक्सिस के बारे में हम पढ़ाए थे, उसमें डी एक्सिस और क्यू एक्सिस, यहाँ पर भी उसी एक्सिस की बात करेंगे, है ना। पोल के बीच में जो आता है एक्सिस उसको बोलते हैं डी एक्सिस, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सिस, और क्यू एक्सिस जो होता है उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये रहा पोल, अल्टरनेट पोल होता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं समझना कि नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ, मतलब अल्टरनेट होने की वजह से नॉर्थ साउथ इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, और ये रहा वाइंडिंग, पोल पे जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं और जो सप्लाई देते हैं वो डीसी देते हैं, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स आता है ना। ये हो गया रोटेटिंग पार्ट, अंदर वाले पार्ट जो हो गए वो रोटेटिंग हो गए, बाहर वाले पार्ट हो गए स्टेटर हो गए, है ना, स्टैटिक पार्ट हो गए। तो रोटर में जो सप्लाई दे रहे हैं वो हम लोग क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, डीसी सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डबलिंग एक्साइटेड मशीन, सिंगल एक्साइटेड नहीं है, ये क्या है, डबल एक्साइटेड है। बात समझ में आ रहा है? जो सिंगल एक्साइटेड होता है उसको इंडक्शन मशीन बोलते हैं, जो डबल एक्साइटेड होता है उसको कंडक्शन मशीन बोलते हैं। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आएगा। ठीक है, डबल एक्साइटेड कहने का मतलब रोटर को भी हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स एक्साइट कर रहे हैं, और वहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटर में आप पढ़े होंगे डीसी मशीन में सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड, है ना, मतलब कि आर्मेचर में भी एक्साइटेशन हो रहा था खुद के वजह से, और फील्ड के वाइंडिंग को एक खुद के करंट से एक्साइट होना था, एक कभी कभी हम लोग दूसरे दूसरे करंट से करते थे जो बाहरी सोर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सेल्फ, एक को क्या बोलते थे, सेपरेटली। याद होगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन पढ़े होंगे तो कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से याद रखना है, आपको डीसी सोर्स से रोटर को एक्साइट करते हैं,
और ये स्टेटर है, उसके अंदर में हम लोग को वाइंडिंग रहेगा। देखो आपको जब एग्जाम में आएगा डायग्राम बनाने के लिए, तो जस्ट जो हम स्टार्ट किए हैं, जो रोटेटिंग फील्ड दिखाए थे और रोटेट करते हुए, तो वो तो एग्जाम में आप दिखाएंगे नहीं। आपको तो दिखाते हम इसलिए ताकि आपको विजुअलाइज हो, समझ में आए और समझ विकसित हो, है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप हो। बट एग्जाम में तो जब आपको आ जाएगा कि सैलिएंट पोल का कंस्ट्रक्शन करो, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। वो तो 3D था, है ना, वो तो देख रहे थे कि अच्छा ऐसे हो रहा है। बट आपको कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर प्रोजेक्ट करना है, तो 3D तो नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ही फिगर बनाना होगा। तो हमें दोनों बात का ख्याल रखना होता है। आपका मार्क्स भी लाना है, आपको मार्क्स भी उठवाना है, और आपको कॉन्सेप्ट भी देना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज भी आना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। तो तो ये फिगर आप लोग नोट करेंगे, ये फिगर आप लोग नोट करिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, जो वहाँ पर पोल था उस पर जो हम लोग बाइंडिंग किए थे, अब उसको थोड़ा सा हम अलग टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये नॉर्थ पोल है, इस पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे थे अभी, है ना। तो नॉर्थ का फॉर्मेशन कैसे होगा, साउथ का कैसे फॉर्मेशन हो, आपको मालूम है। आपको पढ़ाया गया है, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, और उसमें यदि आप सप्लाई दे दोगे, यानी करंट फ्लो कराओगे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। फील्ड का मतलब है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, याद रखना, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। तो करंट के डायरेक्शंस को और फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए आपको मालूम है कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें आपको पता है कि थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, और रेस्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को शो करता है। नहीं, इसी को उल्टे तरीका से हम लोग बोलेंगे, तो बोलेंगे कि यदि ये पूरा का पूरा फिंगर जो है ना, ये करंट को शो कर रहा है, तो थंब फील्ड को शो करेगा। फील्ड कहने का मतलब पोल, पोल कहने का मतलब नॉर्थ पोल को याद रखना। दोनों तरीका से हम इस कंसेप्ट को आपको बताए थे जब हम स्टार्ट किए थे मशीन तब, है ना। कौन सा मशीन, डीसी मशीन, वहीं पर बताए थे आपको। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शायद नए होंगे, उनको मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। आप याद रखेंगे, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो करंट का भी डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स नॉट टू साउथ, नॉट टू साउथ क्या डायरेक्शन है ना। तो दोनों का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फाइंड करते हैं, जिसमें थंब करंट का डायरेक्शन होता है और रेस्ट फिंगर, देखो ये थंब है, तो रेस्ट फिंगर किधर जाएगा, ये साइड तो नहीं मुड़ेगा, ये तो तुम जबरन कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिक ये साइड में आएगा, है ना। तो जिस साइड में ये फिंगर मुड़ रहा है वो डायरेक्शन आपका फील्ड का होगा, ठीक है, यानी फ्लक्स का होगा। अब इसी को उल्टा करके हम लोग बोलते हैं, है ना, कि यदि ये सारा करंट का डायरेक्शन हो जाए, है ना, और ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, तो थंब आपका क्या हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो फील्ड में कौन सा डायरेक्शन रखेंगे, मतलब पोल का डायरेक्शन नॉर्थ का होगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हो और बाइंडिंग किया हुआ है, और ये जो एरो है करंट का डायरेक्शन है। तो देखो अपने हाथ को इसी फिंगर के साथ इसको ऐसे रखेंगे, है ना, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, थंब हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो फील्ड में कौन सा पोल हम रखेंगे, नॉर्थ पोल रखेंगे, क्लियर। तो पोल का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। उसको हम लोग अलग अलग करके आपको एक एक पार्ट करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये डीसी सप्लाई दिए, सर्किट क्लोज है, करंट आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, फ्लक्स होगा, और फ्लक्स अपवर्ड जाएगा, और अपवर्ड में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। एक अदर फिगर है, इसमें भी वाइंडिंग है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट उल्टा है। इसमें भी हम लोग डीसी सप्लाई देंगे, वैसे इसका वाइंडिंग इस प्रकार से है ना। ध्यान से देखना, आपको मालूम है कि पोल एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यदि नॉर्थ ऊपर हो गया होगा तो साउथ ऑटोमेटिक है नीचे होगा। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा, है ना, ये कंडक्टर को इस प्रकार से वाइंडिंग किया गया है ना, कि आपका पूरा का पूरा फिंगर इस टाइप से है, तो थंब नीचे जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है का मतलब क्या हो गया, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये होगा फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड में कौन सा, नॉर्थ पोल, तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपको पोल का फॉर्मेशन होता है।
क्लियर। फील्ड वाइंडिंग इज ए प्लेस्ड ऑन पोल कोर, है ना। फील्ड वाइंडिंग पूछता है कहाँ पर रखा जाता था, पोल के कोर के पास फील्ड वाइंडिंग को रखा जाता है। क्लियर। एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म, एयर गैप जो है क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान सभी जगह नहीं है ना, अलग अलग टाइप का है ना। अब ध्यान से देखना, आपके पास जो अभी जस्ट फिगर रखे थे उसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, मिनिमम एयर गैप इन डी एक्सिस। आपको मालूम है कि डी एक्सिस कहाँ पे था, डी एक्सिस कहाँ पे था, यहाँ पे। ये जो आया था क्या था, डी एक्सिस का। और यहाँ पर क्या है आपका, ऐसा ध्यान से समझो, यही है आपका स्टेटर, ये पूरा राउंड है। तो यहाँ पर एयर गैप कम है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से बाहर आ जाएगा एयर गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। द मिनिमम एयर गैप इन डी एक्सिस, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सिस, एंड मैक्सिमम एयर गैप इन क्यू एक्सिस। अब ये जो दोनों एक्सिस लिखे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो आप थोड़ा सा बैक वाले फिगर पे चले जाएंगे और वहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। बस हम बैक आते हैं और आपको यहाँ पर समझाते हैं। क्या बोला कि नन यूनिफॉर्म एयर गैप, है ना। एयर गैप जो है ध्यान से देखना, यहाँ पर तो कुछ होगा एयर गैप, है ना। जस्ट इससे तुम आगे बढ़ जाओ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एयर गैप ज़्यादा है, तो ही बोल रहा है कि क्यू एक्सिस के पास एयर गैप ज़्यादा होगा और डी एक्सिस के पास एयर गैप कम होगा। तो हमको क्या करना है कि एयर गैप को यूनिफॉर्म करना है। क्या करना है, यूनिफॉर्म करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। एयर गैप को हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म करना। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एयर गैप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मिनिमम कहाँ पर है, तो डी एक्सिस के पास मिनिमम है, और मैक्सिमम एयर गैप कहाँ पर है, तो क्यू एक्सिस के पास है। क्लियर। एयर गैप इज प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। आपको मालूम है कि एयर गैप क्या है, रिलक्टेंस का प्रोपोर्शनल है। रिलक्टेंस क्या करता है, तो रिलक्टेंस का काम है फ्लक्स को अपोज करना, है ना। आप बताओ कि जहाँ पे एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स पास करने में टाइमिंग लगेगा, जहाँ पे एयर गैप कम होगा वहाँ पर जल्दी से पास कर जाएगा। तो एयर गैप प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। क्लियर। इफ एयर गैप इज इंक्रीज, यदि एयर गैप को बढ़ा दोगे देन फ्लक्स विल बी डिक्रीज, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नहीं, अब आपसे हमारी दूरी बढ़ जाएगी, है ना, तो जो हम आपको समझा रहे हैं वो नहीं समझ पाओगे। नहीं, वही बोल रहा है कि एयर गैप बढ़ जाएगा, एयर गैप बढ़ गया मतलब रिलक्टेंस बढ़ गया, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही वाली बात लिख रहा है, फ्लक्स विल बी डिक्रीज। एयर गैप को बढ़ाओगे रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, और रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स कम जाएगा। क्लियर। नोट करते चलना है सारे पॉइंट को। Flux distribution in a salient pole machine can be improved by shaping the salient pole such that having minimum air gap along pole center and increasing towards pole ends. These are said to be chamfered salient poles. ध्यान से देखो, हम अभी बताए कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसको यूनिफॉर्म करना है, उसके लिए एक प्रोसेस लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं चैम्फर्ड पोल, है ना। पोल को हम लोग क्या करेंगे, चैम्फरिंग करेंगे। ध्यान से समझो, इस पॉइंट को फिर से समझो। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सैलिएंट पोल मशीन, सैलिएंट पोल मशीन में जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कैन बी इम्प्रूव, हम उसको हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना। क्यों, क्योंकि अभी देखे हैं हम लोग कि फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, है ना। बात समझ में आ रहा। तो कहीं पे फ्लक्स ज़्यादा होगा तो हमारा ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम होगा तो कम ईएमएफ मिलेगा। तो हमको तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको ईएमएफ मिल जाए, है ना। तो क्या बोला कि सैपिंग द सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल जो है उसको शेप देना है सच दैट हैविंग मिनिमम एयर गैप अलोंग पोल सेंटर, है ना। पोल सेंटर के पास मिनिमम एयर गैप हो, एकदम मिनिमम हो, है ना। एंड एंड इंक्रीजिंग टुवार्ड्स पोल इंड, पोल जहाँ पे इंड हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। अभी हम लोग देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। दीज आर सेड टू बी चैम्फर्ड सैलिएंट पोल, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चैम्फरिंग बोलेंगे। ध्यान से देखना, यही पोल देखो यहाँ पे क्या था, क्या था, क्या था, यही है आपका स्टेटर, है ना। स्टेटर के बीच में रोटेटिंग पार्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एयर गैप कम है, और जैसे जैसे पोल के एंड पे आ रहे हैं देखो यहाँ पे एयर गैप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एयर गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
नहीं, तो हम चाहेंगे, ध्यान से देखना, ये यदि पोल होता है, इस टाइप का पोल है, तो आपको शेप जो बनेगा वेव का वो ऐसा बनेगा, है ना, ये एक्सिस ओमेगा टी का और ये एक्सिस पाई का। यानी जो फ्लक्स बन रहा है आपका वो कैसा बन रहा है, फ्लैट टैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, कैसा बन रहा है, फ्लैट टैप। देखो ये फ्लैट टैप का हो गया, है ना। तो जैसा ईएमएफ बनेगा वैसा ही आपका क्या होगा, सॉरी, जैसा ही फ्लक्स होगा, फ्लक्स का शेप जैसा होगा, ईएमएफ का शेप वैसा ही होगा। और जबकि आपको मालूम है कि ईएमएफ का शेप कैसा होना चाहिए, प्योर साइनसोइडल होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होगा, स्मूथली होगा, नॉइज कम करेगा, अच्छा आउटपुट देगा, लॉस कम वगैरह होगा। बट उसमें शेप, है ना, वेव शेप जो है जैसा ही गड़बड़ होगा, जिसको हम लोग हारमोनिक्स बोलते हैं, शेप जो साइनसोइडल शेप है, उस शेप को प्राप्त नहीं करना ही हारमोनिक्स है। वह शेप आ गया दैट मीन्स अच्छा, उस शेप में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो दैट मीन्स उसको बोलेंगे हारमोनिक्स, है। जैसे हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, अगल बगल में कोई और साउंड आ रहा होगा, जो हमारे साउंड को क्या करेगा, हमारे वेव को इंटरप्ट करेगा, हमारे वेव को डिस्टर्ब करेगा, आपको कुछ और सुनाई दे रहा होगा, दैट मीन्स हारमोनिक। मैंने ऐसा समझना है कि मैंने हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर दिया, कौन, अदर वेव। तो वो वेव कैसा है ना, उसके बारे में देखते हैं, किस टाइप का कितना वेव आ गया है, दैट मीन्स हारमोनिक्स। तो मैंने साइनसॉइडल वेव यदि है तो अच्छा है मशीन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसमें थोड़ा सा शेप में चेंजिंग हो गया या फिर और कोई वेव है जिसको डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मीन्स हारमोनिक। यहीं से कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इन चीज़ों को हमको दूर करना है, तो दूर करने के लिए क्या करेंगे, पोल के शेप को हम इम्प्रूव करेंगे, शेप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। देखिए यही है आपका स्टेटर, इस तरह से रहेगा ना, तो यहाँ पे एयर गैप क्या हो गया, कम गया, और जैसे जैसे हम सेंटर के पास आएंगे बढ़ता जाएगा। हम चाहेंगे एयर गैप यहाँ पे क्या हो, कम हो। तो ऐसे शेप करने से क्या फ़ायदा, बहुत फ़ायदा। तो यदि ये शेप रहेगा तो आपका जो फ्लक्स का वेव जो होगा, है ना, फ्लक्स का जो शेप होगा प्योर साइनसॉइडल हो जाएगा, ड्यू टू नॉर्थ पोल। और इसी प्रकार से साउथ पोल रहेगा, उसके कारण से आपको मालूम है, नॉर्थ पोल ये हाफ साइकिल को शो करता है और साउथ पोल हाफ साइकिल को शो करता है, इस प्रकार से पूरा साइकिल कंप्लीट बनता है, क्लियर। तो ये शेप यदि रहेगा जैसे आपका था, तो फ्लैट टैप बनेगा, फ्लैट टैप्ड बनेगा, है ना। और जब ये फ्लैट टैप्ड है तो इसके थ्रू जो ईएमएफ बनेगा वही फ्लैट टैप्ड होगा, क्लियर। और मशीन आपका नॉइज करेगा, डिस्टरबेंस होगा। बट यदि शेप को आप इम्प्रूव करते हो, ऐसे शेप को हम बोलते हैं चैम्फरिंग। तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि वेब शेप को इम्प्रूव करने के लिए पोल को क्या करते हैं, सेलेंट पोल के पोल को क्या करेंगे, चैम्फरिंग करेंगे, क्लियर। जल्दी से पॉइंट नोट करो। हो गया, चलिए। द मेन रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक इज नॉन साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मेन रीजन है हार्मोनिक्स का नॉन साइनसॉइडल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। लाइक फ्लैट टॉप्ड वेव, जैसा फ्लैट टॉप्ड वेव बोल रहे थे, अभी समझा रहे थे, वही वाली बात आ गई, पॉइंट नोट करते चलना है। फ्लक्स, इफ फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म इज नॉन साइनसॉइडल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो नॉन साइनसॉइडल। हम तो बता ही रहे ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, फ्लक्स से। तो फ्लक्स जैसा ईएमएफ वैसा, फ्लक्स साइनसॉइडल ईएमएफ भी साइनसॉइडल, फ्लक्स नॉन साइनसॉइडल ईएमएफ भी नॉन साइनसॉइडल होगा, क्लियर। देयरफॉर ओनली चैम्फर्ड साइलेंट पोल विल बी प्रीफर इन मशीन डिजाइन। तो जब मशीन का डिजाइनिंग करिएगा आप, तो चैम्फर पोल ही डिसाइड करना है आपको। एज ए डिजाइनर, एज ए इंजीनियर, आप जब मशीन को डिजाइन करोगे तो कैसा पोल रखोगे, चैम्फर्ड रखोगे, है ना। क्यों, क्योंकि साइन वेव मिल जाए आपको, क्लियर। नहीं तो क्या होगा, ईएमएफ अच्छा नहीं होगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम लोग।
स्पीड रेंज क्या होगा भाई? तो बहुत कम होता है, 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम। देयरफॉर पोल रेंज क्या होगा भाई? 120 से 6। अब खुद पोल और फ्रीक्वेंसी ये सब जान गए हो, तुम खुद निकाल सकते हो। यदि ये स्पीड लेंगे, है ना, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है? 50, तो पोल खुद निकाल लेना। ये स्पीड लोगे, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो कितना पोल होगा वो खुद निकाल लो, है ना। ये लाइनिंग समझ में आ गया। अब इसमें हम ये समझाना चाहेंगे कि सैलिएंट पोल जो आपका मशीन है, सैलिएंट पोल जो आपका अल्टरनेटर है, ये बहुत कम स्पीड का क्यों होता है उसको थोड़ा समझ लो। ये किस शेप का है? तो डंबल शेप का है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, जिम जाते होंगे, है ना, वहाँ पर डंबल उठाते हैं, डंबल शेप का है ना। इसमें बीच में, बीच से ज़्यादा वजन कहाँ है? टॉप पे है और बॉटम में है ना। ध्यान से देखो, डंबल वाले भैया, ये रहा। स्पीड इसका कम क्यों है? ध्यान से देखो, इसी शेप का है, ठीक है, ऐसा है ना। और इसी में हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई दे देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं? डीसी, ठीक है। और ये क्या फॉर्मेशन हो गया? नॉर्थ का, ये साउथ का। तो ये जो डंबल शेप का है, तो इसका स्पीड इसीलिए कम है ना। अच्छा, हम लोग इसमें बाइंडिंग क्यों करते हैं वो भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बताएंगे। ये डंबल शेप का है ना, तो ये क्या करता है, इसका स्पीड इसीलिए कम है कि ज़्यादा स्पीड से चलेगा, है ना, तो ये टूट फूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? ड्यू टू इनर्शिया, है ना। इसका वजन यहाँ पर ज़्यादा है, इसका वजन यहाँ पर वेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, है ना, तो ये बीच वाला शेप क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा इनर्शिया की वजह से। इसीलिए इसका स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जब कम होगा तो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे उसको भी देखेंगे। ये होता है क्या, जब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है, ये क्या करेगा? थोड़ा इधर हो जाएगा और फिर थोड़ा इधर हो जाएगा, रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक्सटर्नल फील्ड दे देते हैं, तो फ्लक्स की मजबूती आ जाती है, तो इसको क्या करेगा? घुमा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हंटिंग। यहाँ पर यह अति करता रहेगा, इस तरह से करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? पॉइंट नोट करते चलना है, ठीक है। इसका स्पीड बहुत कम होता है, क्यों कम होता है हम बता चुके हैं, है ना। टॉप और बॉटम में वेट ज़्यादा है, इनर्शिया के वजह से इसके स्पीड कम रखते हैं हम लोग। क्लियर? ज़्यादा स्पीड में कर देंगे ये ब्रेक कर जाएगा, बीच से क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर आर सेड टू बी लो स्पीड अल्टरनेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लो स्पीड अल्टरनेटर का मतलब क्या हो गया? सैलिएंट पोल। कौन सा पोल? सैलिएंट पोल। इसको यूज कहाँ करेंगे? ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ सैलिएंट पोल लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर डेवलप ऑन रोटर। और रोटर के पास बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस फोर्स कैन नॉट बी withstood by rotor, therefore salient pole rotor are preferred for low speed only, है ना। लो स्पीड के लिए ही इसको हम लोग प्रिफर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसमें क्या करेगा? उत्पन्न हो जाएगा और क्या करेगा? बीच से ब्रेक कर जाएगा, याद रखना। अब ध्यान से देखो, इसको जब भी लो स्पीड का मशीन है तो इसको हम लोग यूज करते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशन में, याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अब पावर इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ रोटर। रोटर का जो वॉल्यूम है, देखो थोड़ा सा जो हम यहाँ पर जो पॉइंट लिखा रहे हैं ना, वो थोड़ा डीपली लिखा रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि यहाँ पढ़ाई करते हैं, है ना, सेमेस्टर सेमेस्टर यहाँ पढ़ लेते हैं और कंपटीशन कहीं और पढ़ते हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि कहीं भी पढ़ें, स्वतंत्र हैं स्टूडेंट, है ना, जिनको अच्छा जहाँ भी लगा वहाँ पढ़ें। लेकिन हम चाहेंगे कि यदि फर्स्ट टाइम आप सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, मतलब कि अब हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है हम दे दें, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको याद आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, और वहाँ आप अच्छे से जजमेंट कर पाएँ और चीज़ों को बेस आपका अच्छा हो। मेरा उद्देश्य ये होता है। और कहीं यदि फिर यहाँ पढ़ने का मौका मिला तो हम फिर हाजिर रहेंगे कंपटीशंस में, उसमें और सारे डिटेल से बात करेंगे। ये तो समझिए कि आपको बस जो आता है तो थोड़ा सा आपको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, है ना। ऐसे तो कंपटीशन का जो सिलेबस है और उसका जो मशीन है वो अलग टाइप से डिजाइनिंग है, वो मेरे अकॉर्डिंग है, वो मशीन मेरे अकॉर्डिंग है कंपटीशन का। बट ये जो पढ़ा रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पर पूरा होल मशीन को कैसे आपके सामने रखना है, कौन सा स्टेप कब होगा, कब कौन सा मशीन पढ़ाया जाएगा, कौन यूनिट पहले पढ़ाया जाएगा, वो मेरे अकॉर्डिंग।
पूरे कंप्लीट मशीन समझ में आएगी कि हाँ ये है मशीन। बट यहाँ क्या है कि नहीं, जैसे पहले जो जो यूनिट पहले दिया उसको पढ़ाना है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा कि यूनिट को आगे पीछे हम करते हैं तो लड़के लोग को कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, सर ये यूनिट छोड़ दिए वो पढ़ा दिए। उनको लगता है कि सर को नहीं आ रहा है ना। एक मरतबा हम ऐसा ही किए थे है ना, कि मशीन उसको समझ में आ जाए ऐसा सोचे पढ़ाएंगे। बट देखें कि कारगर साबित नहीं हो रहा, तो हमने छोड़ दिया, उसमें हाथ ही नहीं लगाया कि नहीं अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब आप वहाँ से निकल के आ जाओगे तब मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर हम लिखा दे रहे हैं, बहुत सारा डिटेल लिखा दे रहे हैं, वो तो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आएगा, ठीक है। तो पावर जो है प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, वॉल्यूम ऑफ रोटर का, है ना। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एल, डी दैट मीन्स डायमीटर, रोटर का डायमीटर, और एल मतलब एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर, वेयर डी डायमीटर ऑफ रोटर, एल जो है एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर। हम लोग अभी आगे चलेंगे देखेंगे, है ना। जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट पेज, सैलिएंट पोल रोटर poses large diameter and a small axial length। ध्यान से देखना, सैलिएंट पोल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, वो लार्ज डायमीटर एंड अ स्मॉल एक्सियल लेंथ, उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एक्सियल लेंथ कम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है एकदम, ये पॉइंट याद रखना, सारा पॉइंट याद रखना है ना। डायमीटर जिसका होता है अप्रॉक्स लगभग 5 टाइम्स ऑफ एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ यदि 1 मीटर का है तो डायमीटर इसका 5 मीटर का होगा, इतना मोटा बन जाएगा है ना, इतना बड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब कंपटीशन में पूछा जाता है। इफ रोटर डायमीटर इज ए लार्ज, रोटर का डायमीटर लार्ज है, देन स्टेटर डायमीटर इज ऑल्सो लार्ज। और रोटर का डायमीटर लार्ज हो गया तो जाहिर सी बात है कि स्टेटर का डायमीटर भी लार्ज होगा, और स्टेटर के अंदर ही ना रोटर रखेंगे, है ना, रोटर ही बड़ा है उसका डायमीटर, तो स्टेटर का भी डायमीटर बड़ा हो जाएगा। अब सोचो जब स्टेटर का डायमीटर बड़ा हो गया है तो उसका आकार बड़ा हो गया, तो बहुत सारा कंडक्टर लगने वाला है उसमें। अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या होने वाला है। इफ रोटर डायमीटर इज लार्ज देन स्टेटर डायमीटर इज ऑल्सो लार्ज, सो दैट मोर नंबर ऑफ स्लॉट, स्लॉट भी ज़्यादा हो जाएगा, कैन बी एकोमोडेटेड ऑन स्टेटर, तो स्टेटर में स्लॉट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, ध्यान से समझना। Therefore, more number of winding turns can be accommodated, and this motor need not be length lengthy for fixed power and fixed voltage। बात समझ में आ रही है, क्या बोला कि जब आपका डायमीटर ज़्यादा हो गया तो स्लॉट ज़्यादा हो जाएगा, तो वाइंडिंग ज़्यादा होगा, है ना, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होने वाला है। ध्यान से देखना, दिस मोटर नीड नॉट, है ना, वी लेंथली फॉर फिक्स्ड पावर एंड फिक्स्ड वोल्टेज, ये फिक्स्ड पावर और फिक्स्ड वोल्टेज के लिए नॉट ली, ठीक है। एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुटेबल प्राइम मूवर और हाइड्रो टर्बाइन, है ना, एंड डीजल इंजन। हाइड्रो टर्बाइन बोलने का मतलब पेल्टन व्हील, कैप्लन एंड फ्रांसिस, आप पढ़े होंगे टर्बाइन को, है ना। ये जहाँ पर ये सारा यूज हो रहा है वहीं पर हम लोग सैलिएंट पोल को यूज करेंगे। क्लियर, सुटेबल प्राइम मूवर, बात समझ में आ रही है, पेल्टन व्हील, कैप्लन, फ्रांसिस, ये जहाँ पर भी होगा वहीं पर हम लोग इसको यूज करेंगे। अल्टरनेटर तो आपको जानकारी है ही है कि अल्टरनेटर का काम है ये करना, तो कौन सा अल्टरनेटर रख दे वहाँ पर, है ना, तो हम साइलेंट पोल को रखेंगे। क्लियर, चलिए जल्दी से पॉइंट नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए। दिस मशीन इज सुटेबल फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड डीजल पावर स्टेशन। डीजल पावर में और हाइड्रो पावर प्लांट में साइलेंट पोल का यूज करेंगे। These are also called hydro alternators since used in hydroelectric power station। इसको हम लोग हाइड्रो पावर स्टेशन में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रो अल्टरनेटर भी बोलते हैं। क्लियर, अब आइए डैम्पर वाइंडिंग, हम लोग समझेंगे डैम्पर वाइंडिंग को भी इसमें। अब देखेंगे कि डैम्पर वाइंडिंग है क्या। सैलिएंट पोल है, सैलिएंट पोल के पोल फेस में हम लोग वाइंडिंग करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डैम्पर वाइंडिंग।
क्यों डैम्पर बाइंडिंग करते हैं, आपको अभी जस्ट बताए थे कि इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट में वेट ज़्यादा है, ये डायरेक्ट रोटेट नहीं कर पा रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाना। ये कर क्या रहा है, हैंडिंग कर रहा है। यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे भैया इसको घुमाना है ना, पूरा घुमाना है। कैसे घूमेगा वो देखते हैं। इसी में हम एक टॉपिक, एक टर्म आ रहा है डैम्पर वाइंडिंग। यही है डैम्पर वाइंडिंग। पोल का ये फेस है, इसी में हम लोग वाइंडिंग किए है ना। और ये कंप्लीट इस प्रकार से सिलेंड्रिकल बोले थे ना, सिलेंड्रिकल है। बात समझ में आ रही है। ये तो सारा फिगर आपको पहले से मालूम था, बस थोड़ा सा और आपको एक्सटेंड कर देना होगा। ये है डैम्पर वाइंडिंग। क्लियर। जल्दी से नोट करना है फिगर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग हम करेंगे अल्टरनेटर में, तो क्या होगा, दिस वाइंडिंग विल एलिमिनेट हंटिंग। अल्टरनेटर में यदि डैम्पर वाइंडिंग करते हो तो हंटिंग खत्म हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हंटिंग को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, किससे हम लोग हटाएंगे, डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू हंटिंग हट जाएगा। कहाँ, अल्टरनेटर में। दिस वाइंडिंग विल सप्रेस द नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड। ये क्या करेगा, नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ये वाला जो टर्म है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम रख चुके हैं, ठीक है। इन सिंक्रोनस मोटर, ये तो अल्टरनेटर में ये काम कर रहा है डैम्पर बाइंडिंग, है ना। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में क्या करेगा भाई, वहां देखते हैं हम लोग। अल्टरनेटर का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर, है ना। जनरेटर में ये काम करने वाला है, हंटिंग को कम करेगा, बट मोटर में क्या करेगा, इट इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग पर्पस। स्टार्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एलिमिनेट हंटिंग, यहाँ भी हंटिंग को दूर करता है। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है ना। हंटिंग को दूर कैसे करेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। तो डैम्पर वाइंडिंग यूज करेंगे, हंटिंग को दूर करेंगे। हंटिंग क्या है समझ में आ गया, जब स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, ये हंटिंग हो रहा है, ठीक है। ये पूरा घूम नहीं पा रहा है ना, तो घुमाना है। तो क्या करना है हमको, उसमें डैम्पर वाइंडिंग करना। कहाँ पर करते हैं, पोल फेस पर करते हैं। क्यों करते हैं, हैंडिंग को एलिमिनेट करने के लिए। क्लियर। चलिए, डैम्पर वाइंडिंग इज मेड विथ लो रेसिस्टेंस कॉपर एल्यूमिनियम बार, है ना। लो रेसिस्टेंस कॉपर एल्यूमिनियम और ब्रास का होगा। क्लियर। दिस वाइंडिंग आर इंसर्टेड इन द स्लॉट ऑफ पोल शूज। पोल शू में ही वाइंडिंग करेंगे। क्लियर, याद रखना, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। द रोटर बिहेव्स एज ए स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। अभी जो शेप देखे थे वो कैसा बन गया, स्क्वायरल केज की तरह, है ना। स्क्वायरल केज अभी देखे थे ना, इसका पहले हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़े थे। तो स्क्वायरल केज विथ रिस्पेक्ट टू डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में कैसा नजर आएगा, स्क्वायरल केज की तरह। देयरफॉर इंडक्शन मशीन एक्शन विल कम इनटू पिक्चर व्हेन द रोटर स्पीड इज अदर देन सिंक्रोनस स्पीड, है ना। उसी के जैसा ये क्या कर, उसी के जैसा पिक्चर आ गया था, है ना। और उसी के जैसा क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। फिर से समझ लो, द रोटर बिहेव है ये स्क्वायरल केज। रोटर कैसा बिहेव करेगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर की तरह, विथ रिस्पेक्ट टू डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में उसी प्रकार से हमको दिखाई पड़ रहा है। देयरफॉर इंडक्शन मशीन एक्ट्स, है ना, एक्शन जो उसका होगा, विल कम इनटू पिक्चर व्हेन द रोटर स्पीड इज अदर देन सिंक्रोनस स्पीड। अब आइए हंटिंग के बारे में समझते हैं। हंटिंग है क्या, अभी तक तो हम लोग हंटिंग सुन रहे थे, वो है क्या, ऑसिलेशन ऑफ द रोटर अबाउट इट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोला, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हम अभी नहीं बता रहे थे, ऑसिलेशन ऑसिलेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन ऑफ द रोटर अबाउट इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू सडन एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड स्विंग और हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। आप लोड दो या लोड हटाओ, है ना, ये हंटिंग वहां पर होगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब कि आ रहा है और फिर अपने पोजीशन पे जा रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा, हंटिंग हो रहा है, इसको दूर करना है। कर दो, कैसे, डैम्पर बाइंडिंग से। क्लियर। कॉज ऑफ हंटिंग, क्या कारण है भैया हंटिंग का, क्या कारण है, तो सडन चेंज इन लोड। एकाएक लोड को तुम चेंज कर दोगे, सडन, अभी लोड कुछ चल रहा था, एकाएक लोड बढ़ा दो तो हंटिंग होने लगेगा। ठीक। सडन चेंज इन सप्लाई सिस्टम, सप्लाई सिस्टम भी एकाएक तुम चेंज कर रहे हो, उसके वजह से भी होगा।
सडन चेंज इन फील्ड सिस्टम यानी एक्साइटेशन सिस्टम तुम क्या चेंज करोगे। अब तुम ही बताओ, आपके घर में जो बिजली आ रही है कोई ना कोई पावर स्टेशन से आ रहा होगा, उस पावर स्टेशन पर अल्टरनेटर लगा हुआ होगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी पावर स्टेशन को जाके बोलने जाएंगे कि भैया हम अभी क्या कर रहे हैं, हीटर जलाने वाले हैं, और जस्ट तुरंत हम क्या करेंगे, फिर वॉशिंग मशीन जलाएंगे। उसको इन्फॉर्म करके फ़ोन करके करते हो ना। आप क्या एनटीपीसी को फ़ोन करते हो, हर मोहल्ले वाला फ़ोन करता है कि भैया हम ये जलाने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तुम तो क्या करो, एक लोड दे रहे हो। वहाँ क्या लगा हुआ है, आपके यहाँ आ रहा है कहाँ से, वहाँ से आ रहा है ना। तो जैसे ही लोड बढ़ा रहे हो वहाँ अल्टरनेटर लगा हुआ है, वहाँ हंटिंग होना स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सोचो कितना फ्रिक्वेंटली है सब कुछ कैसे अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। सडन चेंज होगा लोड का, हंटिंग होगा। सडन चेंज होगा फील्ड सिस्टम का, हंटिंग होगा। दूर करना है कैसे, तो डैम्पर वाइंडिंग से। लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क, है ना। और हार्मोनिक टॉर्क, लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क की वजह से भी क्या होगा, हंटिंग होगा, है ना। एलिमिनेशन ऑफ हंटिंग कैसे इसको दूर करेंगे, है ना, बाय यूजिंग द फ्लाई व्हील। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फ्लाई व्हील के थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। और कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डैम्पर बाइंडिंग। क्लियर। फटाफट फटाफट एकदम नोट करते चलना है। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको आने वाला है, ठीक है। फटाफट करो। अब आ जाओ नंबर बी, है ना, सिलेंड्रिकल रोटर या फिर नॉन सैलिएंट पोल। अभी आप लोग क्या देखे थे कंस्ट्रक्शन में, सैलिएंट पोल पूरा चीज पढ़ लिया। अब देखेंगे नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट कैसे बनेगा, चलो ये रहा नॉन सैलिएंट। इसमें जो रोटर का शेप होगा, है ना, उस टाइप से नहीं होगा कि आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट में वेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगने वाला नहीं, एक समान यहाँ पर हो जाएगा। तो कैसे इसको करना होगा, है ना। तो करना कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये आपका रोटर है, तो रोटर के 2/3 हिस्से में, है ना, 2/3 हिस्से में वाइंडिंग कर देना है। अब 1/3 को छोड़ देना है पोल फॉर्मेशन के लिए। तो ये ऊपर वाला टर्म जो है इसको हम लोग छोड़ दिए हैं पोल फॉर्मेशन के लिए, है ना। और बाकी 2/3 में क्या कर दिया हमने, वाइंडिंग कर दिया। क्या कर दिया, क्वालिंग कर दिया। आपका ये क्यू एक्सिस है और ये आपका डी एक्सिस है। आपको क्या कर दिया गया, फील्ड में डीसी सप्लाई दे दिया गया। इसी टाइप का फिगर आप प्रोजेक्ट करेंगे कॉपी पे, और कॉपी पे ही नहीं एग्जाम हॉल में करना भी होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे चलें। फील्ड बाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्लॉट। फील्ड बाइंडिंग कहाँ होगा, स्लॉट में होगा। अकॉर्डिंग टू डिजाइन, डिजाइन के अकॉर्डिंग 2/3 रोटर पेरिफेरल इज स्लॉटेड। 2/3 को स्लॉटेड करेंगे, है ना, टू एकोमोडेट द फील्ड बाइंडिंग, एंड 1/3 इज लेफ्ट। 1/3 को क्या करेंगे, छोड़ कर रखेंगे। द एयर गैप इज यूनिफॉर्म एंड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज साइनसोइडल। इसमें क्या होगा कि एयर गैप यूनिफॉर्म है, कहीं पर भी आपको गड्ढा उच्चा नजर आया नहीं, है ना, एकदम पूरा स्मूथली आया, इसलिए तो उसको सिलेंड्रिकल बोला जाता है ना। इसी में क्या करेंगे कि 2/3 में बाइंडिंग करो और 1/3 को छोड़ दो पोल फॉर्मेशन के लिए, है ना। इसमें क्या होगा, एयर गैप यूनिफॉर्म होगा, और फ्लक्स का जो वेव होगा प्योर साइनसोइडल होगा। जब प्योर साइनसोइडल होगा तब तो मशीन अच्छा होगा, और ये बहुत स्पीड में चलने वाला है, ठीक है। रोटर इज मेड विथ सॉलिड स्टील ऑर्गन ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड माइवेलियम, है ना, टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम और निकेल को भी इसमें ऐड करेंगे। क्लियर। स्पीड रेंज, इसका स्पीड का रेंज होगा 1500 से 3000 होगा। देयर फोर नंबर ऑफ पोल 2 and 4 फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 50,000 फ्रीक्वेंसी रखो, इस स्पीड पे पोल खुद निकाल लेना, इस पे पोल खुद निकाल लेना। ये इतना कैलकुलेट क्यों याद हो गया कि 1500 आरपीएम पे 4 पोल होगा और 3000 आरपीएम पे 2 पोल होगा। क्लियर। तो ये बहुत हाई स्पीड पे चलने वाला। जब ये हाई स्पीड पे चलेगा तो कहाँ चलेगा, कन्वेंशनल पावर स्टेशन पे चलेगा। दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर,
के पास इसको हम लोग लगाएंगे। क्लियर? दीज आर सेट टू बी हाई स्पीड अल्टरनेटर, और इसको क्या बोलेंगे? टर्बो अल्टरनेटर। बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा ऑब्जेक्टिव बात है। क्लियर? कि टर्बो अल्टरनेटर में पोल की संख्या बताओ तो 2 पोल बताना होता है ना, हाई स्पीड अल्टरनेटर होता है। बिकॉज ऑफ हाई स्पीड रोटर इज डिजाइन विथ अ स्मॉलर डायमीटर एंड लार्ज एक्सेल लेंथ। तो कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं क्या बोला? हाई स्पीड चल रहा है तो इसका डायमीटर क्या होगा? छोटा सा होगा। और जब डायमीटर छोटा होगा तो एक्सेल लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। तो नॉन सैलिएंट पोलर रोटर जो है उसका डायमीटर लेस होता है ना, और एक्सेल लेंथ लार्ज होता है। उसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इसलिए तो उसका तो डायमीटर ही इतना बड़ा है कि वो कम स्पीड पर चलने वाला है। ये ज़्यादा स्पीड पर चला, डायमीटर इसका छोटा होगा। एकदम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। इसका जो लेंथ होगा, है ना, 5 to 7 टाइम्स होगा डायमीटर का। ठीक है। सिलेंड्रिकल रोटर डज नॉट हैव डैम्पर वाइंडिंग, है ना। सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग, इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर जिसको बोलेंगे या नॉन साइलेंट पोल बोलेंगे, इसमें डैम्पर वाइंडिंग यूज नहीं करेंगे। डैम्पर वाइंडिंग सिर्फ साइलेंट पोल में होगा, सिलेंड्रिकल में नहीं होगा। सिंस हंटिंग इज लेस प्रोनाउंस्ड, है ना, यहाँ पर हंटिंग क्या होगा? बहुत ही कम होगा, ना के बराबर हो, है ना। ट्रॉट कैन बी एलिमिनेटेड विथ एडी करंट डैम्पिंग, है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग? एडी करंट डैम्पिंग को एलिमिनेट करेंगे। एप्लीकेशन इसको यूज कहाँ करेंगे? सुटेबल प्राइम मूवर आर स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन। स्टीम टरबाइन कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना, हाइड्रो पावर प्लांट और, सॉरी हाइड्रो नहीं, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोनों स्टीम करता है ना। दिस मशीन इज सुटेबल फॉर स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर? पॉइंट को नोट करिए, जल्दी से लिखिए। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कुछ नहीं था, आज का क्लास बस हम लोग अल्टरनेटर पे लिए हैं। अल्टरनेटर क्या वो हम बताए हैं, है ना। कितना भाग में डिवाइड किया गया वो बताए हैं। क्लियर? स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, रोटर का कौन कौन सा पार्ट है वो हम लोग देखें, इसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे यूज करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग देखें। क्लियर? अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक जारी रखें। क्लियर? क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।